अरे रामलाल, तुम्हारी घर से बुलावा आया है। किधर हो, जल्दी से आ जाओ। क्या हुआ सुरेश, मुझे क्यों बुलाया? साहब ने कहा है तुम्हारी जंगल की ड्यूटी खत्म हो गया है, तुम 2 दिन के लिए छुट्टी पर घर चले जाओ। ठीक है सुरेश, मैं चलता हूँ। रामलाल घर जाने के लिए रवाना हुआ। जब रामलाल रास्ते में जा रहा था तो एक और मुसाफिर उसके साथ हो लिया, जिसे उसी दिशा में किसी दूसरे गांव जाना था। रामलाल को खुशी हुई कि चलो कोई साथी मिल गया, जिससे बातें करते हुए सफर आसानी से कट जाएगा और थकान भी महसूस नहीं होगी। मगर हैरानी की बात यह थी कि दोनों काफी दूर तक साथ चलते रहे, लेकिन जैसे उन्होंने आपस में बातचीत न करने की कसम खा रखी हो। साथी की इस खामोशी से परेशान होकर रामलाल ने कहा, भले आदमी, हम इतनी दूर से साथ चल रहे हैं, मगर बड़ी अजीब बात है कि तुमने कोई बात ही नहीं की। कुछ तो बोलो ताकि सफर आसान लगे। सुनो मियाँ, मैं यूं ही बात नहीं करता, मैं हर बात का 100 रुपए लेता हूँ। रामलाल पहले ही खामोशी से परेशान था। उसने तुरंत जेब से 100 रुपए निकाले और मुसाफिर की हथेली पर रखते हुए कहा, 100 रुपए ही सही, मगर खुदा के वास्ते कोई बात तो करो। सुनो मियाँ, जो बात बाहर देखो वो घर जाकर मत बताओ। और इतना कहकर वह फिर चुप हो गया। रामलाल को लगा कि अब मुसाफिर कुछ और कहेगा, मगर वह फिर से पूरी तरह खामोश हो गया। कुछ देर और बीतने के बाद रामलाल फिर बेचैन हो गया और बोला, भले आदमी, तुमने 100 रुपए लिए और बस एक ही बात कहकर फिर से खामोश हो गए। भला ऐसे भी कोई सफर काटता है? मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं यूं ही बात नहीं करता, मैं एक बात का 100 रुपए लेता हूँ। रामलाल पहले ही खामोशी से तंग आ चुका था। वह जोश में आया और जेब से 100 रुपए निकालकर मुसाफिर के हाथ पर रखते हुए बोला, लो, यह 100 रुपए और रखो, खुदा के लिए कुछ तो बात करो। सुनो मियाँ, किसी बात पर शर्त मत लगाओ। इतना कहकर वह फिर से चुप हो गया। रामलाल को उम्मीद थी कि अब शायद वह कुछ कहेगा, मगर वह दोबारा खामोश हो गया। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि सिपाही को फिर उकताहट होने लगी। उसने झुंझुलाकर कहा, भले आदमी, तुमने 100 रुपए और ले लिए, लेकिन फिर से बस एक बात कहकर खामोश हो गए। भला यह भी कोई तरीका है बातचीत का? ऐसे कैसे सफर कटेगा? कोई और बात करो खुदा के लिए। मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं एक बात करने का 100 रुपए लेता हूँ। सिपाही ने गुस्से और झल्लाहट में आकर जेब से 100 रुपए और निकाले और उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, लो, यह 100 रुपए और लो, मगर अब तो कुछ बात करो। सुनो मियाँ, जो वादा करो उसे पूरा करो। और इतना कहकर वह फिर खामोश हो गया। अब तक रामलाल के मन में यह ख्याल आने लगा था कि यह आदमी मुझसे 300 ले चुका है, अब तो शायद लंबी बातचीत करेगा, लेकिन वह फिर भी खामोश ही रहा। करीब था कि रामलाल फिर कुछ कहने की कोशिश करता कि तभी वह जगह आ गई जहां से दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते थे। उस मुकाम पर पहुंचकर मुसाफिर ने रुकते हुए कहा, लो मियाँ, यहाँ से हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं। तुम अपने गांव को जाओ और मैं अपने गांव की राह लेता हूँ, मगर जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात जरूर कहूंगा। तुमने एक नहीं पूरे 300 रुपए खर्च करके मुझसे 3 बातें खरीदी हैं। इन पर अगर अमल करोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। और हाँ, क्योंकि तुमने मेरे साथ इतना दूर तक सफर किया है, इसलिए मुझ पर तुम्हारा एक और हक बनता है। अगर कभी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो बगैर किसी झिझक के मेरे पास चले आना। लोग मुझे बाबू भाई कहते हैं, और इस जगह से 4 कोस चलकर जो पहला गांव आता है वही मेरा गांव है। वहां पहुंचकर तुम जिस किसी से मेरा पता पूछोगे वह तुम्हें बता देगा। लो, अब खुदा हाफिज। इतना कहकर बाबू भाई ने अपना रास्ता ले लिया। उसके बाद राम बाबू थोड़ी ही दूर चला होगा कि उसे एक गड्ढे में एक तरबूज दिखाई दी, जिसमें एक बड़ा सा तरबूज लगा हुआ था। यह देखकर वह हैरान रह गया। यह तरबूज का मौसम तो नहीं है? खुदा की भी अजीब कुदरत है। रामलाल वहां से आगे बढ़ गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी उसे देखकर बहुत खुश हुई। अरे, तुम आ गए, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। भाग्यवान, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ।
ठीक है, चलो खाते खाते बात करते हैं। और मैं तुम्हारे लिए पराठा बनाता हूँ। रामलाल की पत्नी ने जल्दी जल्दी पराठे तैयार किया। रामलाल को बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। उसने बड़े बड़े निवाले लेकर पेट भरकर खाना खाया, एक लंबी डकार ली और फिर सोचते हुए बोला, कुदरत के खेल भी कैसे अजीब हैं। ऐसी कौन सी चीज देख ली तुमने? रास्ते से थोड़ा हटकर एक गड्ढे में तरबूज की पेड़ देखी और उस पर एक बड़ा सा तरबूज भी लगा हुआ था। मगर यह तो तरबूज का मौसम ही नहीं है। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हें कोई धोखा हुआ होगा। दोनों आपस बात कर रहे थे। इतने में बाहर से आवाज आई। अरे भाई, हम भी तो सुने, आखिर देखा क्या है तुमने? यह सुनकर रामलाल और उसके बीवी दोनों चौंक गए और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर रामलाल का पुराना दोस्त समीर खड़ा था। रामलाल खुशी से बोला, अरे समीर, बाहर क्यों खड़ा है? अंदर आ। अब तो बहुत दिनों के बाद आए हो दोस्त। हाँ भाई, छुट्टी ही नहीं मिल रही थी। अब की बार मिली तो सीधा घर चला आया। और आते ही इन्होंने एक ऐसी बात बताई है जिस पर मुझे यकीन नहीं आता। कह रहे हैं कि रास्ते में एक तरबूज की बेल देखी जिसमें इतना बड़ा तरबूज लगा था। हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। मगर यह तो तरबूज का मौसम ही नहीं है। मौसम नहीं है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। एक गड्ढे में एक बेल थी और उस पर तरबूज लगा हुआ था। तुम सिपाही लोगों को झूठी ही सच्ची कहानियां गढ़ने की आदत होती है। मैं तो शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। ज्यादा दूर नहीं है और मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। इस बात का फैसला तो हो ही जाएगा। तुम दोनों जाकर देख आओ। झूठ सच अपने आप सामने आ जाएगा। ठीक है, अब तो रात हो गई है। मैं सुबह सवेरे ही आ जाऊंगा। फिर तुम मुझे उस जगह ले चलना। अगर वहां तरबूज निकला तो तुम जीते और मैं हारा। अगर वहां तरबूज नहीं हुआ तो मैं जीता और तुम हारे। और शर्त यह रहेगी कि जो जीतेगा उसे यह हक होगा कि वह हारने वाले के घर की किसी भी चीज को हाथ लगाए तो वह उसकी हो जाएगी। हाँ ठीक है, मंजूर है। लो, अब मैं चलता हूँ। सुबह सवेरे आऊंगा और फिर हम उस जगह चल पड़ेंगे। अगले दिन सुबह होते ही समीर रामलाल के घर पहुंच गया। दोनों उस गड्ढे की ओर रवाना हो गए जहां सिपाही ने तरबूज की बेल और उस पर लगा बड़ा सा तरबूज देखा था। लगभग 1 कोस का फासला तय करके वे उस जगह पहुंचे। सिपाही पूरे आत्मविश्वास के साथ नाजिर को लेकर गड्ढे में उतरा, लेकिन एक नजर डालते ही उसके होश उड़ गए। वहां ना तो तरबूज था, ना ही बेल का कोई नामो निशान। भाई, कहाँ है तुम्हारा तरबूज? कल तो यहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा था। मुझे तो पहले ही यकीन था कि तुम झूठ बोल रहे हो और अब भी है। मैं सच कहता हूँ, शायद कोई जानवर पूरी बेल ही खा गया होगा। अब जो जी में आए तुम कहो। अब चलो घर वापस, और याद रखो, मैं तुम्हारे घर की जिस चीज को हाथ लगाऊंगा वह मेरी हो जाएगी। रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया। सिर झुकाए चुपचाप घर की ओर लौट पड़ा। उसे क्या पता था कि समीर ने बड़ी चालाकी से पहले ही चाल चल दी थी। रामलाल के घर से लौटने के बाद उसी रात समीर चुपके से उस गड्ढे तक पहुंच गया था और तरबूज की पूरी बेल को जड़ समेत उखाड़कर कहीं दूर फेंक आया था। इस तरह उसने शर्त जीतने का पक्का इंतजाम कर लिया था। एक ऐसी चाल जिसका अंदाजा रामलाल को सपने में भी नहीं था। रामलाल अब पछतावे की हालत में था। शर्त तो वह लगा ही चुका था और अब हार भी चुका था। उसके मन में डर समाया हुआ था कि समीर उसके घर की किस चीज को हाथ लगाएगा। वह सोचने लगा, अगर उसने मेरे किसी गाय को छू लिया तो गाय उसकी हो जाए, जो रोज 30 लीटर दूध देती है और जिसके जैसी गाय पूरे इलाके में किसी के पास नहीं है। या अल्लाह, यह मैंने क्या कर डाला? बिना सोचे समझे कैसी मुसीबत मोल ले ली। उलझे विचारों में डूबा रामलाल अचानक बाबू भाई को याद करने लगा। उसे लगा कि शायद वही इस मुश्किल में उसकी कोई मदद कर सकें। यह सोचकर उसने समीर से कहा, इससे पहले कि मैं शर्त पूरी करूं, मुझे इजाजत दो कि मैं अपने एक दोस्त से मिलाऊं। उसके बाद तुम मेरे घर की जिस चीज को हाथ लगाओगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा। अब तो जीत मेरी हो चुकी है। 1-2 दिन रुक जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, तुम अपनी दोस्त से मिलकर आओ। रामलाल ने तुरंत बाबू भाई के गांव की ओर रवाना हुआ।
गांव में पहुंचकर वह एक गली से गुजरा जहां दो बच्चे खेल रहे थे। रामलाल ने उनसे पूछा, क्या तुम लोग बाबू भाई का घर जानते हो? जरा बता दो मुझे, कहाँ है उनका घर? हाँ जानते हैं, यूं ही तो नहीं बताएंगे। पहले बताइए कि आप हमें क्या देंगे। अगर तुम लोग मुझे बाबू भाई का घर बता दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा चॉकलेट दूंगा। यह सुनकर बच्चे मान गए और उसे लेकर गली के अंदर की ओर चल पड़े। कुछ देर एक घर के सामने पहुंचे और एक बच्चे ने घर की ओर इशारा करते हुए कहा, वह रहा बाबू भाई का घर। अब लाइए, हमें बहुत सारा चॉकलेट दीजिए। रामलाल बच्चों को लेकर पास की दुकान पर पहुंचा और दुकानदार से बोला, अच्छा भाई, इन्हें फिर एक एक चॉकलेट दे दो। नहीं, आपने हमें बहुत सारी चॉकलेट देने का वादा किया था। हम एक चॉकलेट नहीं लेंगे। वादे के मुताबिक बहुत सारी चॉकलेट दीजिए। रामलाल ने बहुत सारी चॉकलेट दी, मगर बच्चों की एक ही रट थी। नहीं, हम एक चॉकलेट नहीं लेंगे। हमें तो बहुत सारी चॉकलेट चाहिए। यह तकरार धीरे धीरे बढ़ने लगी और दुकान के सामने लोगों की भीड़ लग गई। शोर शराबा सुनकर बाबू भाई अपने घर से बाहर निकले। उन्होंने रामलाल को बच्चों और लोगों की भीड़ में देखा। अरे भाई, तुम यहाँ, और ये क्या तमसा लगा रखा है बच्चों के साथ? मैंने इनसे आपका घर पूछा था और इन्हें बहुत सारी चॉकलेट देने का वादा कर लिया। अब जब एक चॉकलेट देता हूँ तो नहीं मानते, 2-3 यहाँ तक कि 5 चॉकलेट दे रहा हूँ तब भी नहीं मानते। बस एक ही बात दोहराते जा रहे हैं कि हमें बहुत सारी चॉकलेट दो। समझ नहीं आता इनसे कैसे पीछा छुड़ाऊं। बाबू भाई ने दो बच्चे को समझाकर वहां से भगा दिया और भीड़ होने वाली लोग भी चले गए। इसके बाद बाबू भाई रामलाल को अपने घर ले गए। और भाई, घर में सब ठीक है ना? सब ठीक नहीं है भाई। क्या हुआ, मुझे तो बताओ। रामलाल ने एक सांस ली और अपनी पूरी परेशानी और बाबू भाई की चालाकी से लेकर शर्त हारने तक की सारी बात सुना दी। सब कुछ सुनने के बाद बाबू भाई ने गहरी सांस ली और गंभीर लहजे में बोले, भाई, तुमने मुझसे 300 रुपए देकर 3 बातें खरीदी थीं, लेकिन अफसोस, उनमें से एक पर भी तुमने अमल नहीं किया। मैंने पहली बात कही थी, जो बात बाहर देखो वो घर जाकर मत बताओ, लेकिन तुमने वही किया और नतीजा सामने है। दूसरी बात कही थी, किसी बात पर शर्त मत लगाओ, मगर तुमने शर्त लगाई और अब पछता रहे हो। तीसरी बात थी, जो वादा करो उसे निभाओ, और अभी अभी तुमने देखा कि उस पर अमल ना करने से कैसे बच्चों ने तुम्हें घेर लिया। पर खैर, जो हो गया सो हो गया। अब जब तुम मुसीबत में हो और मेरे पास आए हो तो तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। इतना कहकर बाबू भाई ने उसे कुछ जरूरी बातें समझाईं। क्या करना है, कैसे करना है और कैसे इस मुसीबत से निकलना है। रामलाल अब पूरी तरह से बाबू भाई की बातों पर ध्यान दे रहा था, क्योंकि उसे यकीन हो चुका था कि वही उसे इस मुसीबत से उद्धार कर सकते हैं। इसके बाद रामलाल ने बाबू भाई के घर एक रात रुक गया। अगले दिन रामलाल अपने घर पहुंचा और पहुंचते ही समीर को बुलावा भेजा। सुनो भाई, जरा समीर को कह देना हमारे घर आने के लिए। मैं उस आदमी से मिल आया हूं जिससे मुझे मिलना था। अब वादे के मुताबिक मैं तुम्हारी शर्त को पूरा करने के लिए तैयार हूं। तुम कल सुबह यहाँ आ जाना, फिर तुम मेरे घर की जिस चीज को हाथ लगाओगे वह तुम्हारी हो जाएगी। समीर यह सुनकर बहुत खुश हुआ और मुस्कुराता हुआ अपने घर लौट गया। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। उसे पूरा यकीन था कि अब रामलाल की बेशकीमती गाय उसके कब्जे में आ जाएगी। कुछ ही पल में गाय मेरी हो जाएगी। अब दूध बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा। वाह, क्या किस्मत है मेरी। उधर राम बाबू ने बाबू भाई की बताई अनुसार अगली सुबह होने से पहले अपनी बीवी, बच्चों और घर की तमाम चीजों को छत पर पहुंचा दिया। यहाँ तक कि गाय को भी छत पर चढ़ा दिया। सुबह हुई तो समीर खुशी से झूमता हुआ रामलाल के घर पहुंचा। उसने आत्मविश्वास से कहा, शर्त के मुताबिक अब तुम्हारा घर मेरे सामने है। मैं जिसकी चीज को हाथ लगाऊंगा वह मेरी हो जाएगी। ठीक है, जाकर छू लो। समीर उस कोठड़ी की ओर बढ़ा जहां आमतौर पर गाय बांधी जाती थी, मगर वहां जाकर देखा तो कोठड़ी खाली थी। छत से गाय के डकराने की आवाज आई। यह क्या छत की ऊपर से गाय की आवाज आ रही है? लगता है
रामलाल ने चालाकी से गाय को छत के ऊपर चढ़ा दिया है। समीर समझ गया कि सिपाही ने चालाकी से गाय को छत पर चढ़ा दिया है। उसे जबरदस्त गुस्सा आया। रामलाल के पास गया और बोला, क्या भाई चालाकी से तुम सब कुछ छत के ऊपर रख दिया? समीर को छत पर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ी के ऊपर नजर पड़ी। जैसे ही उसने छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी को हाथ लगाया, रुक जाओ समीर, बस तुम्हारी शर्त पूरी हो गई। तुमने सीढ़ी को हाथ लगाया है, इसीलिए शर्त के मुताबिक यह सीढ़ी अब तुम्हारा हो गया। अपना इनाम ले लो और ठंडे ठंडे अपने घर जाओ। समीर कुछ बोल भी ना सका। वह मुंह लटकाए अपमान और हार के एहसास के साथ वहां से निकल गया और जाते जाते एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचा, इस बार तो मैं हार गया, लेकिन मैं हारने वालों में नहीं। मैं रामलाल की गाय को जरूर हासिल करूंगा और रामलाल को बदला लूंगा। मैं आज ही रात को गाय को चुरा लूंगा। यह सोचकर समीर पेड़ के नीचे ही रात का इंतजार किया। रात होते ही रामलाल के घर चल पड़ा और गाय को चुराकर जंगल की ओर चल पड़ा। रामलाल की पत्नी ने देखा कि गाय वहां पर नहीं था। तुरंत ही रामलाल को बुलाया। ओ जी, सुनते हो? जल्दी से यहाँ पर आइए। क्या हुआ भाग्यवान, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? हमारी गाय को कोई चुरा कर ले गया है। यह सुनकर रामलाल चौंक गया और हताश होकर नीचे बैठ गया और बोला, यह काम जरूर समीर का होगा। एक बार हाथ में आने दे, छोड़ेंगे नहीं उसे। यह बात गांव में फैल जाती है। गांव वाले और रामलाल समीर को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन समीर कहीं भी नहीं मिला। अगले दिन रामलाल के मन में एक तरीका आता है। फिर वो गांव वालों को बुलाकर कहता है, सुनो गांव वालों, समीर को पकड़ने का बस एक ही उपाय है। हम सब गांव में यह बात फैला दें कि रामलाल की गाय चोरी हो जाने के बाद उसने दूसरी गाय ले ली है, जो रोज 20 लीटर दूध देती है। जैसे ही यह बात समीर के कानों में पहुंचेगी, वह लालच में आकर जरूर फिर चोरी करने आएगा और उसी समय हम सब मिलकर उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। गांव की सभी की कानों में यह बात पहुंच जाती है। सुनो भाई, मैंने सुना है कि रामलाल ने एक नई गाय खरीद कर ले आया है। हाँ हाँ, तू ठीक कह रहा है। सचमुच रामलाल ने नई गाय खरीदी है और वह रोज 20 लीटर दूध देती है। इसी वजह से पूरे गांव में बस उसी की चर्चा हो रही है। अच्छा, यही बात है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं फिर से रामलाल की वही गाय चुरा लूंगा। कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। समीर चुपचाप रात होने का इंतजार करने लगा और दूसरी तरफ रामलाल और गांव वाले समीर को रंगे हाथ पकड़ने की। समीर धीरे धीरे रामलाल की गाय की ओर बढ़ा, लेकिन तभी गांव वालों ने उसे देख लिया। सबने मिलकर समीर को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की। आखिरकार वे उसे गांव से भगा देते हैं। रामलाल को उसकी गाय फिर से सुरक्षित मिल जाती है, लेकिन लालच के कारण समीर को न केवल मार खानी पड़ती है, बल्कि गांव से दूर भटकना भी पड़ता है।